अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम अपना जेफरी चौसर का पार्ट 3 इटालियन जो है पीरियड उसको स्टार्ट करेंगे। और उसमें मैं आज सिर्फ ट्रोइलस और कर्सीडा और द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स ये दो स्टोरीज करवाऊंगी और स्टडी। और नेक्स्ट जो है द हाउस ऑफ फेम द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन, ये नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। Italian period 3072 to 3085. In 3072, Chaucer has been to Italy and came in personal contact with Dante, Petrarch and Boccaccio। कि चौसर जो थे, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि वो इटली गए थे, एक उनका डिप्लोमेटिक मिशन था और उसके अलावा भी ब्रिटेनी एक्सपीडिशन के दौरान। तो वहाँ पर वो 3 राइटर से मिले थे जिनसे इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने अपना बहुत सारा वर्क लिखा था फ्रेंच में और इटालियन में, लैटिन लैंग्वेज में। तो ये वही राइटर थे, ठीक है। और 3072 1372 में इटालियन पीरियड जो है चौसर का वो स्टार्ट होता है और 1372 में मतलब ये उनसे मिले थे, तो उसके बाद उन्होंने वर्क लिखे थे। The important works of this period are Troilus and Cressida, The Parliament of Fowls, The House of Fame and The Legend of Good Women। तो ये 4 वर्क थे, तो हम इनको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है ट्रॉयलस। Troilus and Cressida, it is a tragic verse romance by Geoffrey Chaucer composed in 3080 and considered by some critics to be his finest work। ये एक ट्रेजिक वर्स रोमांस था। ट्रेजिक वर्क मतलब जिसमें ट्रेजेडी भी हो, जिसकी मतलब एंडिंग सैड हो, और रोमांस यानी इसमें एडवेंचर्स थे, नाइट वगैरह की स्टोरी होती है जैसे, तो वैसी। बाय जेफरी चॉर्सर, तो ये जेफरी चॉर्सर ने लिखी थी 3080 में, इसको लिखा गया था। और ये साथ 3080 के स्मॉल सा एस लगा हुआ लेटर, तो इसका मतलब होता है 13वीं सदी। 1200 से 1299 तक का जो टाइम पीरियड था उसको हम एस से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट। एंड कंसीडर्ड बी सम क्रिटिक्स टू बी हिज फाइनेस्ट वर्क, ये मतलब उनका सबसे इंपॉर्टेंट और ठीक सा वर्क, मतलब बहुत अच्छा वर्क उन्होंने लिखा था। ये फ्रोज फॉर्म में था, और अगर ये इंग्लिश नॉवल की फॉर्म में लिखते तो ये इंग्लिश का पहला नॉवल माना जाना था, लेकिन ये फ्रोज में था। द प्लॉट ऑफ दिस 8239 लाइन्स poem was taken largely from Giovanni Boccaccio to Filistretto। तो इस प्लॉट की जो लाइन्स थी, मतलब स्टोरी की जो लाइन थी, वो 8239 थी पोइम की, और ये ली गई थी बेकेसियो सी। फिलिस्ट्रेटो जो थी उनकी कोई वर्क होगा, उनसे ली गई थी। इट रिकाउंट्स द लव स्टोरी ऑफ ट्रॉयलस, सन ऑफ द ट्रोजन किंग प्राइम एंड कर्सीडा, विडो डॉटर ऑफ द डिजार्टर प्राइज्ड कैल्चस। तो ये स्टोरी है एक किंग जो है, ट्रोजन के जो किंग थे प्राइम, उनके उनके बेटे की जिसका नाम है ट्रॉयलस, और एक लड़की की जिसका नाम है कर्सीडा। वो एक बेवा औरत की बेटी थी और उसका जो हस्बैंड था वो भाग गया था। उसका नाम कैल्चस था और वो एक पादरी था, ईसाई। द पोइम मूव्स इन leisurely fashion with introspection and much of what would now be called psychological insight dominating many sections। तो ये जो पोइम है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है मतलब शुरू होती है, और बहुत सारे इसमें साइकोलॉजिकल जो पहलू होते हैं वो दिखाए जाते हैं। Edited by Cressida's uncle Pendrus, Troilus and Cressida are united in love about halfway through the poem, but then she is sent to join her father in the Greek camp outside Troy। तो इसमें कहते हैं कि जो कर्सीडा की अंकल थे पेंड्रस, उनकी वजह से ही ट्रॉयलस और कर्सीडा जो मिले थे। तो इसके बाद क्या हुआ कि जो कर्सीडा जो थी वो अपने फादर के पास चली गई थी। उनके ग्रीक ट्रॉय की जो बाहर की तरफ, ट्रॉय से बाहर एक ग्रीक कैंप लगे हुए थे जहाँ उसके फादर रहते थे। तो कर्सीडा जो है वो अपने फादर के पास चली गई थी। डिस्पाइट हर प्रॉमिस टू रिटर्न, उसने वादा किया था कि वो वापस आएगी ट्रॉयलस के पास। शी इज़ लव्ड बाय द ग्रीक वेरियर डियोमेट्स एंड कम्स टू लव हिम। तो इसके बाद उसने अपना वादा जो था वो तोड़ दिया, और वहीं पर ये एक ग्रीक का जो वेरियर जो जंगजू था उससे मोहब्बत में पड़ गई। ट्रोइलस लेफ्ट इन डिस्पेयर इज किल्ड इन द ट्रोजन वार, और जो ट्रोइलस जो था वो उसका इंतजार करता रहा, और बाद में जो है वो ट्रोजन वार के दौरान ही वो कत्ल हो गया। दीज इवेंट्स आर interspreads with Boethian discussion of free will and determination and the direct comments of the narrator। तो इसमें जो है मतलब स्टोरी में जो एक नरेटर जो है ट्रॉयलस जो है उसकी फ्री विल, उसकी जो मतलब आज़ादी वगैरह है, उसकी जो अज़ाइम थे उनके बारे में बात की गई। एट द एंड ऑफ द पोइम व्हेन ट्रॉयलस सोल राइजेज इनटू द हेवन द फुली ऑफ कंप्लीट इमर्शन इन सेक्सुअल लव इज कंट्रास्टेड विद द एटर्नल लव ऑफ गॉड। कि इसमें यहाँ मतलब स्टोरी का एंड हो जाता है पोइम का, कि ट्रोइलस की जो है रूह होती है वो कत्ल मतलब हो जाने के बाद जो जंग में शहीद हो जाता है, तो वो जब कत्ल वगैरह हो जाता है तो उसके बाद उसकी जो रूह को हेवन जन्नत में लेके जाया जाता है, आसमानों की तरफ उठाया जाता है। तो उसकी जो मतलब इख्तलाफ होता है, एक उसकी अब्दी जो मोहब्बत होती है खुदा के साथ, और एक जो किसी इंसान से मोहब्बत के दरमियान। तो ये यहाँ पर स्टोरी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स। The Parliament of Fowls, it is a 699 line poem in rhyme royal by Geoffrey Chaucer written in 3080 to 3090, composed in the tradition of French romance। इसकी मतलब 699 लाइनें थी, राइम रॉयल में थी। राइम रॉयल क्या होती है? ये 7 लाइन स्टेंजा होता है जिसकी जो सीक्वेंस होती है वो ए बी होती है, ठीक है। तो इसमें ये एक मतलब राइमिंग स्कीम की तरह एक स्टेंजा वर्स फॉर्म में होते हैं, ठीक है। ये जेफरी चॉर्सन ने लिखे थे इस फॉर्म में, रिटन इन 3080 टू 3090, मतलब 1380 से 1390 के दरमियान में। ये एक फ्रेंच रोमांस में लिखी गई थी। फ्रेंच रोमांस मतलब एक एडवेंचर्स लव और मिडिवल रोमांस वगैरह जो होता है इनकी बेस टाइप थी, ठीक है। दिस पोइम हैज़ बीन कॉल्ड वन ऑफ द बेस्ट ओकेजनल वर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। ओकेजनल जो वर्स होता है
ये मतलब ऐसी वर्ड्स होती है जो किसी ख़ास मौके पर लिखी जाती है, किसी की मौत पे, किसी का आखिरी जो शादी वगैरह पर लिखी जाती है, वेडिंग पे, फ्यूनरल पे, एनिवर्सरी, बर्थ, मिलिट्री, मतलब ऐसे ख़ास मौके पर लिखी जाने वाली पोएम को कहते हैं। ऑफन थॉट टू कमेमोरेट द मैरिज ऑफ रिचर्ड टू एन Bhumia in 3082, it describes a conference of birds that meet to choose their mates on एसटी वैलेंटाइंस डे। तो ये जो पोइम थी ये जेफरी चौरसन ने लिखी थी रिचर्ड टू की जब शादी हुई थी एन भूमिया के साथ 1382 में। तो ये स्टोरी इस तरह से स्टार्ट होती है कि वैलेंटाइंस डे का दिन होता है और जो परिंदे होते हैं, परिंदों को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया एज अ करेक्टर। तो जो वो अपने लिए मतलब एक एक जो मादा परिंदा होते हैं वो तलाश करते हैं। द नरेटर्स फॉल्स अस्लीप, नरेटर जो होता है ये भी स्टोरी का ये एक हिस्सा है, वो सो जाता है एंड ड्रीम ऑफ अ ब्यूटीफुल गार्डन इन विच नेचर presides over a debate between three high-ranking eagles, we all vying for the attentions of a beautiful female। अब इसमें स्टोरी का मजीद आगे जो है इजाफा किया जाता है कि नरेटर जो है स्टोरी का वो सो जाता है, उसको ख्वाब आता है कि एक बाग है, वहाँ पर तीन जो हाई रैंक मतलब नोबल जो ईगल हैं उकाब वो हैं, और वो जो अपनी अपनी फीमेल की तलाश में और उनकी तवज्जो हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं एक फीमेल की। द अदर बर्ड्स ईच ऑफ विच रिप्रेजेंट अ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ इंग्लिश सोसाइटी, मतलब इंग्लिश सोसाइटी जेफरी चॉर्सन ने जैसे कैंटरबरी टेल में इंग्लिश सोसाइटी को रिप्रेजेंट किया था कि उनके टाइम पीरियड के लोग किस तरह से थे, उसी तरह इस स्टोरी में भी उन्होंने जो लोगों को रिप्रेजेंट किया है इंग्लिश सोसाइटी के। आर गिवन अ चांस टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस, चॉर्सर यूजेस दिस डिवाइस टू जेंटली सैटिराइज द ट्रेडिशन ऑफ कोर्टली लव। कोर्टली लव मतलब ये पार्लियामेंट ऑफ फाउल यानी पार्लियामेंट के जो लोग होते हैं उनके ऊपर तनकीद की गई थी, स्टायर किया गया था, तनकीद चॉर्सर ने की थी उन परिंदों की मतलब स्टोरी को इस्तेमाल करते हुए। ही हैंडल्स द डिबेट विद ह्यूमर एंड डेफली करेक्टराइज द वेरियस बर्ड्स, तो उन परिंदों के ज़रिए उन्होंने बहुत ही चालाक तरीके से और तंजिया तरीके से डिबेट जो है उसको बहस वगैरह की थी लोगों के ऊपर, ठीक है। ह्यूमर मतलब मजाक, तंजो मजाक के साथ। ऑल्थो द डिबेट ऑन लव एंड मैरिज इज नेवर रिजोल्व, द पोएम इज कम्प्लीट इन इटसेल्फ एंड एंड्स ऑन अ नोट ऑफ जॉय एंड सेटिस्फेक्शन। तो ये पॉइंट जो है ये तो ख़त्म हो जाती है, एक मतलब जो मोहब्बत और शादी जो है वो एक ऐसा मतलब टॉपिक है जिस पर बहस कभी भी ख़त्म नहीं की जा सकती, ख़त्म हो नहीं सकती। तो ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है और इसमें बहुत ज़्यादा सारा तंज़ो मज़ाक था, जॉय था और सेटिस्फेक्शन थी। तो ये यहाँ पर स्टोरी हमारी कंप्लीट कंप्लीट होती है। अगर आपको कहीं से कोई समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।